मैंने उसे डॉली से अपनी मुलाकात को विस्तार से बताया। देखो डर्क, बिल चौंका, तुम बेकार में टेरी थॉर्सन के पीछे पड़े हो। अगर ऐसे ही काम करना है तो संभालो अपनी कमान, मैं अलग हुआ जाता हूं। हाँ क्यों नहीं, मैं बीच में ही बोल पड़ा। पर तुम समझते क्यों नहीं हो कि टेरी के सामने आए बिना हम ये गुत्थी नहीं सुलझा पाएंगे। हम सीधे हैंक स्मेडली को ही फोकस क्यों ना करें। मैं पहले टेरी को ढूंढ निकालना चाहता हूं। उसने कंधे उचकाते हुए कहा, ठीक है बॉस आप हैं, कहिए मुझे क्या करना है। तुम सीधे घर जाओ और आराम करो। जहां तक मेरा सवाल है, मैं अभी आज रिपोर्ट तैयार करूंगा, इसके बाद घर जाऊंगा और अकेला हो जल्दी सो जाऊंगा। बिल चला गया। अपनी रिपोर्ट पूरी किए बिना ही जब मैं घर पहुंचा तो देखा मेरे मुख्य दरवाजे पर 2 नए ताले लटके थे। ढूंढने पर चाबियां मुझे डाक के डिब्बे में मिल गईं। दरवाजा खोला तो ताजे पेंट की गंध आई। सामने वाली दीवार पर पेंट कर दिया गया था। सूजी, तुम कितनी अच्छी हो, कितनी प्यारी, मेरे मुंह से निकला। दरवाजा अंदर से बंद करते ही मैंने सूजी के होटल का नंबर डायल किया, पर पता लगा कि वो व्यस्त है, 2 घंटे तक नहीं मिल सकती। मैंने रिसीवर फोन पर पटक दिया। अगली सुबह मैं अपनी मेज पर जल्दी पहुंच गया। मैं अपनी रिपोर्ट पूरी कर ही रहा था कि बिल आ गया। नींद अच्छी आई ना, उसने मजाक में पूछा। मैं चाहता हूं कि तुम पता लगाओ ये PC 90009 नंबर की पुरानी गाड़ी का मालिक कौन है। मुझे केस की गहराई में जल्दी पहुंचना है। ठीक है, बिल बोला। वो चला गया। उसके शहर में बहुत लोगों से संबंध हैं। फिर कार रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अधिकारियों से उसके संबंध बहुत गहरे हैं। मैंने अपनी रिपोर्ट पूरी की, इसे फाइल में लगाया और ग्लेंडा कैरी के ऑफिस जा पहुंचा। वो अभी अभी पहुंची थी और डाक देख रही थी। हेलो ग्लेंडा, मैं बोला। थॉर्सन केस। वो सीधी हो गई। कोई नई बात? मैंने जो कुछ अब तक किया था और जाना था उसको संक्षेप में ग्लेंडा को बता दिया। लगता है एंजेला थॉर्सन ब्लैक कैसेट में किसी आदमी को $10,000 निकालकर हर महीने देती है। हो सकता है ये आदमी हैंक स्मेडली हो या कोई और हो। एंजेला और हैंक से मिले बिना किसी नतीजे पर पहुंचना मुश्किल है, लेकिन मेरा ख्याल है कि यदि हम इस केस की गुत्थियों को बेहतर ढंग से सुलझाना चाहते हैं तो पहले टेरी थॉर्सन को ढूंढ निकालें। देखो डर्क, ग्लेंडा ने कहा, हम इस केस के लिए मिसेस थॉर्सन से $3,000 प्रतिदिन ले रहे हैं और तुम जाकर मिसेस थॉर्सन से मिलो और उन्हें पूरी बात समझाओ। हो सकता है वो आगे इतना पैसा खर्च न करना चाहें। मुझे ये बात ठीक लगी। अपने ऑफिस में पहुंचते पहुंचते मुझे 10:20 हो गए थे। मैंने मिसेस थॉर्सन का नंबर मिलाया। फोन पर जॉश स्मेडली की भर्राई आवाज में पहचान गया। मैं वेलिस बोल रहा हूं। मिसेस थॉर्सन घर पर हैं? अच्छा, आप जासूस वेलिस? जोश स्मेडली ने पूछा। बिल्कुल ठीक समझे। मिसेस थॉर्सन बाहर गई हुई हैं और आज शाम से पहले उनके लौटने की कोई उम्मीद नहीं है, जॉश स्मेडली ने बताया। मेरे दिमाग में फोन रखते ही एक विचार आया। इस समय जॉश स्मेडली अकेला है, क्यों ना उससे अकेले में कुछ कुरीदा जाए। मैंने तुरंत बिल को एक चिट लिखी और उसकी मेज पर रखकर अपनी गाड़ी से मिसेस थॉर्सन के घर पहुंचा। मैंने दरवाजे तक पहुंचकर 3 बार घंटी बजाई और कोई 6 मिनट तक इंतजार करता रहा। तब कहीं जाकर दरवाजा खुला। सॉरी मिस्टर वेलिस। दरवाजा खोलते ही जॉश स्मेडली बोला, मिसेस थॉर्सन बाहर गई हैं। वो तो आपने मुझे फोन पर ही बता दिया था। मैं दरवाजा ठेलते हुए अंदर घुस गया और लॉबी की ओर बढ़ते हुए बोला, मुझे तुमसे बात करनी है। उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। माफ करना मिस्टर वेलिस, उसने कांपती सी आवाज में कहा, मैं इस समय आपको वक्त नहीं दे सकता। चलो तुम्हारे कमरे में ही चलते हैं। मैंने जॉश स्मेडली को उसकी बाहों से पकड़कर ठेलते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ प्रश्न पूछने हैं। उसने एक पल मुझे घूरा और फिर लंबी गैलरी पार करता हुआ अपने बड़े और शानदार कमरे में जा निकला। मैं उसके पीछे पीछे था। कमरे में पहुंचते ही मैं बोला, क्यों ना हम लोग कुछ पिए? मेरे लिए एक पैक स्कॉच। वो कुछ झिझका, फिर अलमारी की ओर बढ़ गया। कटी शाक की बोतल निकालकर उसने 2 गिलासों में डाली। उसकी अलमारी के ऊपर के खाने कटी शाक की खाली बोतलों से भरे थे। उसने एक पैक मुझे पकड़ाया और दूसरा अपने हाथ में रखते हुए कुर्सी खींचकर मेरे बगल में आ बैठा। आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं मिस्टर वेलिस? उसने पूछा और फिर पैग गले के नीचे उतार लिया। मिसेस थॉर्सन ने मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी है कि मैं पता लगाऊं कि उनकी बेटी एंजेला को कौन ब्लैकमेल कर रहा है। मेरा ख्याल है तुम ये अच्छी तरह जानते हो। उसने सिर हिलाया। जो कुछ यहां होता है मिस्टर जॉश, तुम्हारी नजरों से छुपा थोड़ा ही रह सकता है। वो बड़ी सावधानी से बोला, मुझे
थॉर्सन परिवार की नौकरी करते हुए 30 वर्ष से अधिक हो गए। मैं ये जानना चाहता हूं कि मिस्टर थॉर्सन कैसे आदमी थे। मैं जानता हूं कि ये बात गुप्त रखी जाने लायक है, परंतु मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी हो गया है। मिस्टर थॉर्सन सख्त आदमी थे, वो बोला। फिर कुछ देर चुप रहा, फिर कहने लगा, लेकिन वो ऊंची पोजीशन वाले थे, सख्त जरूर थे, लेकिन वेतन अच्छा देते थे। क्या अपने बच्चों के प्रति भी वो कठोर थे? वो अपने बेटे टेरी के प्रति कठोर थे, लेकिन बेटी एंजिला को बहुत प्यार करते थे। वो टेरी को अपने व्यवसाय में डालना चाहते थे, लेकिन टेरी पियानो बजाने में मस्त रहता था। यही उनकी नापसंदगी का कारण था। उनकी मृत्यु के बाद सब कुछ बिखर गया। एंजिला अपनी मां के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो अपने दूसरे मकान में चली गई। मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा करती थी, वो एंजिला की देखभाल करने उसके साथ चली गई। तुमने तो दोनों बच्चों को बचपन से देखा है, बता सकते हो टेरी कैसा लड़का था? स्मेडली की निगाहें अपने खाली गिलास पर जा टिकी। टेरी बहुत अच्छा लड़का था, मुझे तो वो बहुत चाहता था, लेकिन उस पर पियानो की धुन सवार थी। जैसे ही साहब घर से निकलते वो म्यूजिक रूम में घुस जाता। साहब को पता लगता तो वो उसे बुरी तरह लताड़ते। विरोध बढ़ता गया और बेचारा टेरी कोई 2 वर्ष हुए एक दिन घर छोड़कर चला गया। जिस समय वो यहां से गया था तो मैं चीख कर रो पड़ा था। तुम्हारा गिलास खाली हो गया जॉश, क्यों ना एक पैग और ले लो? वो अलमारी की ओर लपका। आप भी लेंगे? नहीं, मुझे और नहीं चाहिए। वो एक बड़ा पैक बनाकर अपनी कुर्सी पर लौटा। और मिस एंजेला के बारे में आपकी क्या राय है? मैंने पूछा। जब वो छोटी सी बच्ची थी तब बड़ी प्यारी लगती थी, लेकिन जब वो बड़ी हो गई तो उसकी आदतें बिगड़ती गईं। मुझसे तो वो घृणा करने लगी। मुझे लगता है कि मेरी पत्नी ने उसे मेरे खिलाफ भड़काया होगा। क्या वो अपने भाई का साथ पसंद करती थी? उसने सिर हिलाया। उन दोनों में बहुत प्यार था। मुझे दोनों प्यार से रहते खेलते बहुत अच्छे लगते थे। एंजेला टेरी को इतना चाहती थी कि जब भी वो उसे छोड़कर बाहर निकल जाता तो निर्जीव सी हो जाती थी। लेकिन जो ही मिस्टर थॉर्सन का देहांत हुआ, वो मेरी पत्नी के साथ अलग मकान में रहने चली गई। अब तो वो देखने को भी नहीं मिलती। उसने एक झटके में पूरा पैक खाली कर दिया और एक आह भरी। उसके चेहरे पर उतरी उदासी की छाया साफ देखी जा सकती थी। क्या मिस्टर थॉर्सन की मौत अचानक हो गई थी? लेकिन ऐसी उम्मीद न थी। ये सब कैसे हुआ जॉश? वो बहुत कठोर व्यक्ति था, बहुत गर्म मिजाज और खतरनाक भी। इसी से उसका कमजोर दिल और कमजोर होता चला गया। उसके डॉक्टर ने कितनी बार उसे चेतावनी दी थी कि वो अपने रहन सहन का ढंग बदले, लेकिन उसने अपना स्वभाव नहीं बदला। क्या उन्हें अपने बच्चों पर भी क्रोध आ जाता था? हाँ, मुझ पर, बच्चों पर, सभी पर। अब फिर वो एक पैग और बनाने चला गया। मिस्टर जॉश, मैंने ठहर कर कहा, मुझे टेरी की बहुत जरूरत है। क्या तुम बता सकते हो वो कहां होगा? स्मडली ने अपना सिर हिलाया। मैं तो खुद उसे देखने, उससे बातें करने को तरस रहा हूं। काश मुझे कुछ भी पता होता। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं टेरी को क्यों मिलना चाहता हूं। असल में एक महिला टेरी के नाम $1,00,000 नकद बैंक में छोड़कर मर गई है। मैं चाहता हूं कि टेरी अगर मुझे मिल जाता तो वो रकम मैं उसे दिलवा देता। मैं उसके चेहरे पर अपने शब्दों की प्रतिक्रिया देखता रहा। बूढ़ी महिला, क्या उसे किसी ने मार डाला था? उसने मुझे घूरते हुए कहा। हत्यारे ने इसी रकम को पाने के लिए उसकी हत्या कर दी, परंतु ठीक एक दिन पहले वो अपनी सारी रकम टेरी के नाम बैंक में जमा कर चुकी थी। टेरी ब्लैकर्स में उस महिला के पास वाले फ्लैट में रहता था। मिस्टर वेलिस, मुझे तो कुछ भी पता नहीं टेरी कहां हो सकता है। मैं उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर बढ़ा। फिर एकाएक मुड़कर रुकते हुए बोला, तुम्हारा एक लड़का है हैंक, जो ब्लैक कैसेट डिस्को चलाता है ना? वो कांप कर अपनी कुर्सी में गिर गया। तुमने ठीक कहा मिस्टर वेलिस, अपनी मंद और कांपती आवाज में कहा। जब मैं पहली बार यहां आया था और मिसेस थॉर्सन ने मुझे एंजेला पर नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी, तब तुमने फोन करके अपने बेटे को सब बता दिया था ना? वो चुप रहा। उसकी आंखें बंद हो गई थीं। हाथ अधिक पी जाने के कारण कांप रहे थे। मैं तो अपने लड़के से प्रायः रोज ही बात करता हूं। उसके होठों से भारी सी आवाज में निकला, नहीं, तुमने उस दिन मेरे बारे में बताया था ना? मैंने पुलिस के अंदाज में जोर देकर कहा। मेरा लड़का चाहता है कि इस घर की हर बात मैं उसे बताता रहूं। उसने बड़ी मुश्किल से कहा। ओके जॉश, मैंने कहा,
अब मैं जाता हूं, धन्यवाद। और मैं बाहर निकल आया। जॉश स्मेडली यूं ही कुर्सी में पड़ा पड़ा कांपता रहा। मैं वापस ऑफिस पहुंचा तो बिल के लिए लिखा नोट ज्यों का त्यों उसकी मेज पर रखा हुआ था। मैं चिंतित हुआ, बिल अभी तक नहीं लौटा था। मैं आज जॉश के साथ हुई बातचीत पर रिपोर्ट तैयार करने लगा। जब मैं रिपोर्ट तैयार करके उठा तो 1:15 हो गए थे। मैं रिपोर्ट फाइल में लगा रहा था, उसी समय बिल ऑफिस पहुंचा। उसके चेहरे पर उत्तेजना के जो चिन्ह थे वो साफ बता रहे थे कि बिल कुछ जानकारी लेकर लौटा है। अब खाना खाया जाए बिल, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा ही कर रहा था। मैं उठ खड़ा हुआ, मुझे भी बड़ी जोर की भूख लगी है। बिना आगे बात किए हम नीचे उतर गए और नजदीक के रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए। हमने लैम चॉप्स और फ्रेंच फ्राइज का ऑर्डर दिया। हम दोनों ने बियर ली। हम अभी संभले भी नहीं थे कि लैम चॉप्स और फ्रेंच फ्राइज से भरी प्लेटें हमारी मेज पर आ गई थीं। हम दोनों खाने पर टूट पड़े। मीट खाते खाते मैंने यकायक बिल से पूछा, कुछ नया हाथ लगा? वो कार हैंक स्पेंडली के नाम से रजिस्टर्ड है। कोई 3 महीने पहले ही वो उसके नाम की गई है। अच्छा, और? बहुत जानकारी मिली है, बिल बोला। मैंने हैंक के निवास का पता भी ले लिया है। वो 51 सी ग्रोव रोड, सीकॉम के टॉप फ्लोर पर रहता है। जगह बड़ी शानदार है। फिर मैं पुलिस स्टेशन गया, वहां टॉम लेप्स्की से बात की। पुलिस को हैंक के बारे में पूरी जानकारी है। लेप्स्की ने फाइल खोलकर दिखाई। हैंक तब से बिगड़ा हुआ है जब वो कुल 12 वर्ष का था। 3 बार उसे सुधार गृह में रखा गया। चोरी, मारपीट और कातिलाना हमले तक के मामले उसके खिलाफ हैं। बड़ा पहुंचा हुआ है। फिर बीच में कुछ सुधर गया था, लेकिन आजकल वो अधिक सक्रिय है। लेप्स्की तो उसके घर पर छापा मारना चाहता है, लेकिन तलाशी का वारंट नहीं मिल पा रहा। अच्छा, तो ये बात है। फिर मैंने जॉश स्पेडली से हुई बातचीत का ब्यौरा बिल को दिया। खाना खाकर हम लोग फिर ऑफिस चले गए। शाम को मैं फिर मिसेस थॉर्सन के घर जा पहुंचा। उस समय वो बगीचे में बैठी चाय पी रही थी। मैं अंदर पहुंचा तो उसने सख्त निगाह मुझ पर डाली। मैंने आपको कहा था कि मेरे यहां आने से पहले मुझे फोन कर लें। मैंने फोन किया था, मैं बोला, लेकिन आप घर पर नहीं थी। उसके पास ही एक कुर्सी पड़ी थी, मैं उस पर बैठ गया। अच्छा, उसने अपना आधा भरा चाय का कप नीचे रख दिया और मुझे घूरा। एजेंसी ने मुझसे कहा है कि मैं आपको अब तक के काम की रिपोर्ट दूं और पूछूं कि आगे आप क्या चाहती हैं। वो सख्त हो आई। क्या प्रोग्रेस है? आपके कहने पर मैंने आपकी लड़की का बैंक से पीछा किया। वो रकम लेकर वाटर फ्रंट के स्लम क्षेत्र में चली गई और अंत में ब्लैक कैसेट डिस्को नाम के क्लब में घुस गई। और कोई 10 मिनट बाद जब लौटी तो उसके पास रकम नहीं थी। मिसेस थॉर्सन पत्थर की तरह सख्त और बेजान लगने लगी थी। ये ब्लैक कैसेट क्या है? उनकी आवाज कठोर हो आई। वो निग्रो लोगों का नाइट क्लब है। इसमें कोई भी अंग्रेज नहीं जा सकता। फिर भी तुम कहते हो मेरी बेटी वहां गई। ये बिल्कुल साफ हो चुका है मिसेस थॉर्सन कि आपकी बेटी इस क्लब में किसी को $10,000 हर महीने देती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो निग्रो लोगों के साथ घुलती मिलती है। फिर इसका क्या मतलब है? हो सकता है वो निग्रो लोगों के लिए किसी फंड में चंदा देती हो। पर हाँ, एक बात और, इस क्लब का मालिक आपके नौकर का बेटा हैंक स्मेडली है। इस खबर को सुनते ही मिसेस थॉर्सन फिर जड़ हो गई, लेकिन गजब का धैर्य था उनमें। वो तनिक भी नहीं घबराई। वो अपने सुंदर हाथों को कोई 3 मिनट तक टकटकी लगाए देखती रही। हैंक स्मेडली, वो बुदबुदाई। वो हमारे बाग में काम किया करता था। मैंने देखा था कि एंजेला और हैंक एक दूसरे के बहुत करीब होते जा रहे थे। ये एंजेला की जवानी की शुरुआत के दिन थे और हैंक उससे उम्र में 10 वर्ष बड़ा था। वो उसे उकसाता था। लड़की मूर्ख बन रही थी। उन्होंने गहरी सांस खींची तो वो अब भी उससे मिलती है, और सिर्फ मिलती नहीं, एक मोटी रकम भी उसे देती है। बड़े आश्चर्य की बात है। हो सकता है आप जैसा सोचती हैं वो वैसा ना हो। उन्होंने मुझे घूर कर देखा। मैं अपने नौकर से इस मामले में बात करूंगी। उनकी आवाज कठोर हो आई थी। बेहतर हो मिसेस थॉर्सन, पहले आप अपनी बेटी से ही बात करें। एंजेला से? वो एक कड़वी हंसी हंस दी। वो मुझे कुछ नहीं बताएगी, मुझसे घृणा जो करती है। देखिए, इस केस में कई उलझने हैं मिसेस थॉर्सन। मैं बोला, अगर आप चाहती हो तो हम आगे काम करें, और न चाहें तो हमारी एजेंसी काम यहीं रोक देगी। उलझने क्या हैं? हैंक खतरनाक आदमी है मिसेस थॉर्सन। मैं बोला, मुझे शक है कि इस क्लब में कोई गैर कानूनी धंधा होता है, लेकिन बिना सबूत के मैं पुलिस को केस नहीं दे सकता। इसलिए पहले मुझे अच्छी तरह खोजबीन करनी होगी कि आखिर इस क्लब में होता क्या है। ये पता लगते ही
मैं इस आदमी को जेल भिजवा दूंगा। उनके चेहरे पर कठोरता उभर आई। मैं भी यही चाहती हूं कि इस दुष्ट को ठिकाने लगाया जाए। आप काम जारी रखिए, मुझे पैसे की कोई परवाह नहीं है, केवल एक शर्त पर। मैं उठ खड़ा हुआ। इस बात की खबर आपकी बेटी या आपके नौकर को नहीं लगनी चाहिए कि मैं उसके पीछे पड़ा हूं। मैं चाहती हूं कि इस जानवर को किसी तरह जेल भेजा जाए। अब आगे आप देखिए ये कैसे हो सकता है। मैं सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ती हूं। अच्छा, तो फिर ठीक है। मैं उठ खड़ा हुआ और बाहर निकल आया। थॉर्सन के बंगले के बाहर मैं अपनी कार में बैठा था। बाहर जोर की वर्षा हो रही थी। मेरे दिमाग में अभी अभी थॉर्सन के साथ हुई बातें घूम गईं। मिसेस थॉर्सन की ओर से एजेंसी को काम जारी रखने की अनुमति मिल गई थी। मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और थॉर्सन की एस्टेट के बाहर वाली दीवार के सहारे सहारे गाड़ी चलाता हुआ मैं एंजेला के निवास की ओर चल पड़ा। एंजेला के निवास के सामने पहुंचकर मैंने गीली घास पर गाड़ी रोक दी और एंजेला के घर की ओर बढ़ा। छोटा सा बंगला था, शायद 3 बेड और एक बड़ा कमरा। बंगले के बाहर एंजेला की धूल से सनी कार खड़ी थी। मुख्य द्वार पर पहुंचकर मैंने घंटी बजाई। दरवाजा झटके के साथ खुल गया। विशालकाय एक नीग्रो महिला मेरे सामने थी, बहुत मजबूत कदकाठी और कठोर निगाहें। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर रुआसी आवाज में पूछा, किससे मिलना है? मिस एंजेला थॉर्सन। मैंने उसके चेहरे पर सीधे देखते हुए कहा, अपना रास्ता देखो जनाब, मिस थॉर्सन अपरिचितों से नहीं मिलती। मैंने अपना जासूसी कार्ड निकाला और उसकी ओर बढ़ा दिया। उसे मुझसे मिलना ही पड़ेगा, मैंने पुलिस वाले अंदाज में कहा। जल्दी करो, मैं भीगा जा रहा हूं। उसने कार्ड पढ़ा, मुझे घूरा। ठहरिए, उसके मुंह से निकला और दरवाजा झटके से बंद करते हुए अंदर चली गई। अच्छा, तो यही है हैना स्मेडली। तभी तो बेचारा जॉश बोतल में डूब गया। मैं वर्षा में खड़ा इंतजार करता रहा। जब 5 मिनट तक दरवाजा नहीं खुला तो मैंने फिर घंटी बजाने के लिए बटन पूरे जोरों से दबाया। झटके से दरवाजा खुला और लंबी चौड़ी हैना सामने थी। उसने एक कठोर नजर मेरे चेहरे पर डाली और बोली, आइए अंदर आ जाइए, पहले ये मैक उतार दो, मुझे ये पसंद नहीं कि हमारा फर्श गीला हो। मैंने अपना मैक और हैट उतार दिया और उन्हें वर्षा की बूंदों से भीगती लॉबी में पटक दिया। उसने दरवाजा खोला और मुझे अंदर ले लिया। मैंने एक बड़े ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। कमरे में आरामदायक फर्नीचर था और एक बड़ा सा टेलीविजन सेट रखा था। तभी अचानक एक आराम कुर्सी पर बैठी लड़की पर मेरी निगाह पड़ गई, जो मुझे शक की नजरों से देख रही थी। ये एंजेला थॉर्सन थी। तभी बादलों में बिजली चमकी, जिसकी चमक एंजेला के चेहरे पर सीधी पड़ी। इस समय वो चश्मा और हैट नहीं पहने थी। तभी मुझे एंजेला की माँ के शब्द याद आ गए, ऐसी बदसूरत लड़की से कौन प्यार करेगा। इन शब्दों में माँ की ईर्ष्या छुपी थी। ये लड़की इतनी आकर्षक थी कि उसे देखकर मुझे ऑड्री हेपबर्न की याद आ गई, जो पहली बार पर्दे पर उतरी थी और उसने दर्शकों में तहलका मचा दिया था। वैसे ही कलात्मक अंग, काले बाल, वही गंभीरता और वैसी ही डार्क ब्राउन आंखें। ये जरूर था कि उसका शरीर बहुत पतला था, लेकिन एक बार अगर आप उसके चेहरे पर देख लें तो उसके दीवाने हो जाएं। आपको कष्ट दिया मिस थॉर्सन, मैंने कहा। मुझे उम्मीद है आपकी ओर से मुझे सहयोग मिलेगा। वो मुस्कुराई और एक कुर्सी पर बैठने के लिए मुझे इशारा किया। अवश्य मिस्टर वेलिस, आप बैठिए ना। हाँ, आप चाय पसंद करेंगे या कॉफी? नो थैंक्स, मैं बैठ गया। आप प्राइवेट जासूस हैं? उसने मेरा कार्ड हाथ में थामे हुए पूछा। आपने एकदम ठीक समझा। तब तो आपकी जिंदगी बड़ी मजेदार होगी। मैं अक्सर प्राइवेट जासूसों की उत्तेजक कहानियां पढ़ती रहती हूँ। एक प्राइवेट जासूस की जिंदगी सिर्फ किताबों में ही मजेदार लगती है मिस थॉर्सन, मैं बोला। वैसे जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कारों में बैठकर किसी का पीछा करते या ऐसे लोगों से पूछताछ करने में बीतता है जो कभी सहयोग नहीं देते। वो फिर मुस्कुराई। अच्छा, तो इसीलिए आप मेरे पास आए हैं। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं आजकल तुम्हारे भाई को ढूंढ निकालने के लिए जासूसी कर रहा हूँ, कहकर मैंने ध्यान से उसके चेहरे पर देखा। उसका चेहरा अब भी वैसा ही खिला था। मेरा भाई टेरी? एक बूढ़ी औरत उसके नाम एक मोटी रकम बैंक में छोड़ गई है। मुझे एजेंसी ने तुम्हारे भाई को ढूंढने का काम सौंपा है। ऐसी महिला कौन है जिसने टेरी के नाम बड़ी रकम बैंक में छोड़ी है? मैंने अपने चेहरे को उदासी की परत से ढक लिया। बस यही हम लोगों को अपना काम बुरा लगता है, मैं बोला। हमें एजेंसी की ओर से कभी जानकारी नहीं दी जाती। मुझे सिर्फ यही बताया गया है कि कोई महिला टेरी के नाम पर $1 लाख की रकम छोड़ गई है, इसलिए
मैं टेरी को तलाश करूंगा। वो आगे की ओर झुकी। अच्छा, इतनी बड़ी रकम? इसीलिए मुझे टेरी की तलाश है। क्या आप बता सकती हैं वो मुझे कहाँ मिलेगा? काश मैं आपकी मदद कर सकती, लेकिन मैंने तो उसे महीनों से देखा तक नहीं। उसने कभी तुम्हें कोई पत्र लिखा हो या कभी फोन किया हो? नहीं। उसकी मुस्कान उदासी में बदल गई। मुझे टेरी के यूं गुम हो जाने पर बड़ा दुख है। पहले हम दोनों साथ साथ रहते थे, कितना प्यार था हम भाई बहन में। मुझे लग रहा था कि जो कुछ वो कह रही थी सच ही था, और यदि झूठ था तो ये मानना पड़ेगा कि वो झूठ बोलने की कला में माहिर थी। कोई उसका ऐसा दोस्त आप जानती हैं जो मुझे सहयोग दे सके? उसने दुख से सिर हिलाया। मेरा ख्याल है वो डेड एंड क्लब में पियानो बजाया करता था और यहीं से एक दिन गायब हो गया। उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। अच्छा, मुझे तो ये बात भी नहीं मालूम। इसका मतलब आप कोई मदद नहीं करेंगी? मैं चाहती हूं कि आपकी मदद करूं, पर क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, मैं आपका कार्ड रख लेती हूँ, पता लगाने की कोशिश करूंगी और जैसे ही मुझे पता लगेगा आपको फोन कर दूंगी। मैं उठ खड़ा हुआ। मेरी आपसे अपील है कि आप जरूर टेरी का पता लगाएं। ये बड़े शर्म की बात है कि उसके नाम इतनी बड़ी रकम बैंक में पड़ी उसका इंतजार कर रही है और उसका पता तक नहीं लग रहा। लेकिन अब तक उसने जिस ढंग से बात की थी, मुझे बार बार यही लग रहा था कि वो झूठ बोल रही है। इसलिए मैंने एक प्रश्न दाग दिया। क्या आप बता सकती हैं कि इस समय हैंक स्मैडली कहाँ मिलेगा? और उसके चेहरे पर टकटकी लगाकर अपने प्रश्न की प्रतिक्रिया बड़े ध्यान से देखने लगा। मेरे शब्द सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों की सारी चमक गायब हो गई, लेकिन बड़ी फुर्ती से उसने अपने आप को संभाल लिया और सामान्य ढंग से मुस्कुराने लगी। हैंक स्मैडली? आपका मतलब उस नीग्रो लड़के से है जो कभी हमारे बगीचे में काम किया करता था? जी, वही हैंक जो मिसेस स्मैडली का बेटा है। बताइए ना, मैं उससे कहाँ मिल सकता हूँ? मैं नहीं जानती। वो फिर उसी तरह मुस्कुराई। मैंने उसे बहुत दिनों से नहीं देखा है, ना ही उसकी माँ को देखा है। अब मैं समझ गया कि ये लड़की कितनी चतुराई से झूठ बोल सकती है। यदि मैंने इसे ब्लैक कैसेट में घुसते अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो शायद मैं धोखा ही खा जाता। मैंने भी ये जाहिर नहीं होने दिया कि मैंने उसका झूठ पकड़ लिया है। जाने के लिए अपने कंधों को उचकाते हुए मैंने कहा, लगता है तुम्हारे भाई से मुलाकात मुश्किल है। मैंने उसे सख्त पुलिस वाले की तरह देखा, लेकिन हम चुप बैठने वाले नहीं। हमारी एजेंसी जिस काम को हाथ में ले लेती है, चाहे कुछ भी हो, वो उसे पूरा करके ही छोड़ती है। मैं उसकी ओर देखते देखते मुस्कुराया। अच्छा, चलता हूं। पता लगाने पर आपको जरूर खबर करूंगा। वो अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। अब उसके चेहरे से मुस्कान गायब थी। मैं लॉबी की ओर बढ़ा। यहां से मैंने अपना मैक और भीगा हुआ हैट लिया और बाहर खड़ी अपनी कार की ओर बढ़ा। अपनी गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठते ही मैंने उसे स्टार्ट कर दिया और सोचने लगा, अब एंजेला क्या करेगी? अपने भाई को सावधान करेगी, हैंक को सावधान करेगी, या शायद कुछ ना करे। लेकिन फिर उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने गाड़ी बैक की और मुख्य सड़क की ओर दौड़ाने लगा। अपने ऑफिस पहुंचने पर मैंने देखा बिल टाइपराइटर पर कुछ टाइप कर रहा था। मैंने उसे एंजेला से अपनी मुलाकात की बात बताई और यह भी बताया कि वो कितनी साहसी और सफाई के साथ झूठ बोलने वाली लड़की है। कहती है वो अपने भाई के बारे में कुछ नहीं जानती और बड़ी बेशर्मी से कहती है कि हैंक को तो उसने वर्षों से देखा तक नहीं। पता नहीं डर, तुम क्यों उसके भाई के चक्कर में पड़े हो? बिल झुंझलाया। केस बिल्कुल साफ है। हैंक ही वो व्यक्ति है जो एंजेला को ब्लैकमेल कर रहा है। फिर उसे ही सीधा सीधा क्यों न धर दबोचा जाए? हो सकता है तुम्हारा कहना एकदम सही हो, मैं टाइपराइटर खींचते हुए बोला, लेकिन ये मत भूलो कि इस पूरे केस की चाबी टेरी है। और मैं अपनी रिपोर्ट टाइप करने लगा। शाम 7:20 तक मैंने अपनी रिपोर्ट तैयार करके थॉरसन की फाइल में लगा दी थी। अब क्या करना है? बिल ने पूछा। पहले हम इटालियन खाना खाएंगे, उसके बाद मैं हैंक स्मैडली से मिलने जाऊंगा। ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगा, बिल बोला। मैंने अपनी दराज का लॉक खोला और 38 बोर रिवॉल्वर निकाल लिया। मैंने उसे चेक किया और अपनी पैंट की बेल्ट में खोस लिया। बिल, तुम भी अपना रिवॉल्वर निकाल लो, मैं बोला। हो सकता है हम फंस जाएं। उसने अपनी डेस्क की दराज खोली और उसमें से पीतल के नकल्स डस्टर निकालकर उन्हें दोनों हाथों में कड़े की तरह डाल लिया। तुम रिवॉल्वर ले ही चल रहे हो, फिर मैं ले जाकर क्या करूंगा? पर ये नकल्स गैर कानूनी है। ये बात ठीक है, ये गैर कानूनी है, लेकिन एक काले नीग्रो से हाथापाई करनी हो तो इससे ज्यादा कारगर कोई दूसरा हथियार नहीं। कहते हुए उसने उन्हें पैंट की साइड की जेबों में रख लिया। मैं मुस्कुराया।
मैं जानता था कि बिल इन नकिल्स के साथ हाथी को भी मार मार कर जमीन पर गिरा सकता है। बाहर निकलने से पहले मैंने सूजी को फोन किया और उसे दीवार तथा ताले ठीक कराने के लिए धन्यवाद दिया। उसने अगले बुधवार को मिलने के वायदे के साथ प्यार से संतुष्ट करके फोन रख दिया। ऑफिस से निकलकर मैं और बिल कार के पास पहुंचे। वर्षा अब भी हो रही थी। मैंने कार स्टार्ट की और सीकॉम की मेन स्ट्रीट पहुंचकर गाड़ी पार्क की और लुसीनो की रेस्टोरेंट में जा पहुंचे। लुसीनो ने मुझसे हाथ मिलाकर स्वागत किया और कोने की एक मेज पर हमें बिठा दिया। रेस्टोरेंट में अभी भीड़ नहीं थी। आज स्पेशल पियेंगे? मैंने लुसीनो से कहा। आपके लिए बहुत स्पेशल बनवाता हूँ, बैठिए, वो बोला। जल्द ही वो कसैले स्वाद वाली इटालियन शराब ले आया और 2 पैक बना गया। अगर हम इस ब्लैक कैसेट डिस्को से जिंदा बच निकले, बिल बोला, तो फिर आगे क्या प्रोग्राम है? हम लोग वहां एक्ट में ऑपरेटर की हैसियत से अंदर चलेंगे, मैं बोला। मैं कोशिश करूंगा कि हैंक से मिलूं और उससे टैरी के बारे में पूछताछ करूं। अब समझे, टैरी की पूछताछ कितने काम आएगी? बिल अपना सिर खुजाने लगा। ये तो ठीक है, ये तो हमारा अपना सोचना है। अगर हैंक हमसे नहीं उलझा तो अगला कार्यक्रम ये होगा कि हम एंजेला को अपना लक्ष्य बनाएंगे। सवेरे उठने से लेकर रात को बिस्तर में घुसने तक वो क्या क्या करती है, इस सब को नोट करेंगे। बिल ने सिर हिलाया। हाँ, ये काम मजेदार है। इतने में लुसीनो इटालियन डिश लेकर आ गया और हम दोनों खाने पर भिड़ गए। बड़ी जोर की भूख लगी थी। खाना खाकर कोई 7:15 बजे हम ब्लैक कैसेट चले गए। जानबूझकर हम वहां भीड़ बढ़ने से पहले पहुंचना चाहते थे। क्लब के बाहर कुछ दूरी पर मैंने गाड़ी पार्क की और क्लब के गेट में प्रवेश करने से पहले मैंने अपना रिवॉल्वर जेब में ऊपर को उकसा लिया, जिससे जरूरत पड़ने पर उसे झट से निकाला जा सके। बिल ने दोनों हाथ पैंट की जेबों में डाल लिए। मैंने दरवाजा धकियाकर खोला और हम दोनों एक बड़े कमरे में जा पहुंचे, जिसमें दीवार के सहारे छोटी छोटी मेजें लगी थीं। बीच में नाचने के लिए चिकना और चमकदार फर्श था। कमरे के दूसरे छोर पर शराब पीने की बार थी। हवा में नशीले धुएं की गंध आ रही थी। क्लब का रंगारंग कार्यक्रम शुरू होने में शायद अभी देर थी, फिर भी छोटी छोटी मेजों पर नीग्रो स्त्रियां और पुरुष बैठे बियर पी रहे थे। 3 व्यक्ति जो साजिंदे थे, एक ऊंचे से चबूतरे पर तुरही, ड्रम वगैरह साज लिए बैठे थे। जैसे ही मैं और बिल अंदर गए, वहां बिल्कुल चुप्पी थी। हम लोग अंदर जाने के लिए सामने वाले दरवाजे पर पहुंचने ही वाले थे कि अचानक एक लंबे डील डॉल का नीग्रो युवक बाहर निकला और उसने हमारा रास्ता रोक लिया और कठोर आवाज में गरजा, क्या तुम लोगों को पढ़ना नहीं आता? अपना काम करो, मैंने पुलिस वाले सख्त अंदाज में कहा। मुझे मिस्टर हैंक स्मैडली से मिलना है। उसकी आंखों में खून उतर आया। गोरे आदमी अंदर नहीं आ सकते, तुम्हें पढ़ना आता है? कहते हुए मैंने अपना कार्ड उसकी ओर बढ़ा दिया। कार्ड पढ़ते ही उसका पारा उतर गया। तुम पुलिस वाले हो? वो फिर तेज आवाज में बोला। ज्यादा बकवास मत करो, मैंने उसे झाड़ा। ये कार्ड जाकर हैंक को दो और उससे कहो कि तुरंत हमें मिले। पहले वो कुछ झिझका, फिर डांस रूम के बीचों बीच होता हुआ एक कमरे का दरवाजा खोलकर उसमें गायब हो गया। इस समय आसपास बैठे सभी नीग्रो की निगाहें हम पर आ टिकी थीं। उन्हें विश्वास हो गया था कि हम पुलिस के आदमी हैं। मैं वक्त नहीं खोना चाहता था, इसलिए बिल से बोला, आओ बिल, हम लोग अंदर चलते हैं। मैंने डांस रूम के बीचों बीच से होते हुए वही दरवाजा खोला जिसमें अभी अभी वो नीग्रो युवक गया था और लंबी धुंधली रोशनी वाली गैलरी में तेजी से आगे बढ़ता गया। बिल मेरे पीछे था। सामने भी मुझे एक उसी तरह का दरवाजा दिखाई दिया। आगे बढ़कर उस दरवाजे को हाथ लगाना ही चाहता था कि यकायक वो झटके के साथ खुल गया। हैंक स्मैडली मेरे सामने खड़ा था। 6.5 फुट से अधिक ऊंचा, चौड़े कंधे, छोटा सा सिर, जैसे कि बिल ने बताया था, छोटी सी चपटी चौड़ी नाक, मोटे मोटे होंठ, चमकीली आंखें जिनमें गुस्से से खून उतर आया था। डरावनी फिल्मों में रोल करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त पात्र। तुम लोग क्या चाहते हो? वो गरजा। उसकी भिंची हुई मुट्ठियां हथौड़ों की तरह साइड में छुपी थीं। मिस्टर हैंक स्मैडली आप ही हैं ना? मैंने बड़ी विनम्रता से पूछा। काले लोगों के नाम के आगे वैसे भी कोई अंग्रेज मिस्टर शब्द नहीं लगाता था। इससे हैंक पर असर पड़ा और उसने भिंची हुई मुट्ठियां ढीली कर दी। बोलो क्या काम है? वो बोला। मैं एक्ट में डिटेक्टिव एजेंसी से आया हूं मिस्टर स्मैडली। मैं यथासंभव मीठे शब्दों में बोला। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। उसने मुझे शक की नजरों से घूरा। मदद? उसने कठोर आवाज में कहा, मैं अंग्रेजों की मदद नहीं किया करता। अपना रास्ता पकड़ो। और फिर तुम मेरी जगह में मुझसे पूछे बिना घुसे कैसे?
मैं और विनम्र हुआ। अब ये अंग्रेजों और नीगरों का भेद यहीं छोड़ो। मैं बोला, देखो मेरा नाम वेलिस है और आपका नाम हैंक। आप मुझे वेलिस कह सकते हो, मैं आपको हैंक कहूंगा। क्यों ना हम आपस में सभ्यता से बात करें। लेकिन मैंने देखा कि मेरे इन शब्दों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। मुझे लगा कि वो इस मौके की तलाश में है कि मुझे किसी प्रकार अपने घूंसों से धराशायी कर दे। देखिए, मुझे टेरी जिगलर की तलाश है, मैंने बहुत धीमे शब्दों में कहा, जैसे कि मैं किसी बच्चे से बात कर रहा हूं। इस बात से उस पर असर पड़ा। वो आगे की ओर झुका, उसने मुझे गौर से देखा और अपने अंदर के तैश को दबाते हुए बोला, तुम्हें क्या काम है? तभी मेरी नजर उस नीग्रो युवक पर पड़ गई जो कुछ पीछे खड़ा हमारी बातें सुन रहा था। पहले उस लड़के को भेज दो, कुछ गुप्त बात है। हैंक मुड़ा और उस लड़के से बोला, तुम बाहर जाओ। और वो लड़का मेरे बराबर से होता हुआ डांस रूम की ओर चला गया। मैं टेरी को इसलिए ढूंढ रहा हूं कि उसे किसी के द्वारा छोड़ी गई एक बड़ी रकम दिलवा सकूं। अगर वो नहीं मिलता तो ये रकम बैंक में ही पड़ी रहेगी। उसकी खून उतरी आंखों में एक चमक उभरी। कितनी रकम है? यही कोई $1,00,000। मैं ठीक ठीक नहीं कह सकता। $1,00,000? उसने मुझे घूरते हुए दोहराया। मुझे लगा कि रकम की बात का उस पर असर हो गया है। अगर मान लो टेरी तुम्हें मिल जाए तो तुम उसे रकम किस तरह दिलवाओगे? बस मैं उसे बैंक ले जाऊंगा, वहां वो कुछ कागजों पर दस्तखत करेगा और बैंक उसे रकम दे देगा। उसने फिर सिर खुजाते हुए कहा, क्या वाकई रकम $1,00,000 की है? जी। अब बताइए वो कहां मिल सकता है? मुझे ये तो नहीं मालूम कि वो कहां हो सकता है। वो रुका, पर हाँ, मैं कोशिश करके उसे ढूंढ निकालूंगा। आप जानते हैं, यहां तो वो रहता नहीं। जहां कहीं भी मिलेगा मैं उसकी तलाश कराता हूं। मैं समझ गया वो झूठ बोल रहा था। मैंने कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझा। अच्छा हैंक, मैं बोला, तो मैं चलता हूं, मेरा कार्ड आपके पास है ही, जो ही टेरी मिल जाए मुझे फोन कर देना। ठीक है। तभी यकायक मुझसे कुछ दूरी पर खड़े बिल पर उसकी नजर पड़ गई। ये आदमी कौन है? वो मेरा बॉडीगार्ड है, मैंने उसी तरह नरम शब्दों में कहा। अगर कहीं कोई भिड़ जाए तो उससे निपटने के लिए। ये मरियल सा आदमी तुम्हारा बॉडीगार्ड है? हैंक के मोटे होंठ मुस्कान से फैल गए। तभी मैंने देखा बिल ने अपने दोनों हाथ पैंट की जेबों में डाल लिए थे। मैं समझ गया वो भिड़ना चाहता है। मैं झट वहां से चल पड़ा और बिल के पास पहुंचकर बोला, चलो बिल, अब हम लोग चलते हैं। और अपने दाहिने हाथ में उसकी बांह पकड़े मैं डांस रूम में होता हुआ मुख्य द्वार से बाहर निकल गया। तुमने उस मूर्ख से मुझे भिड़ने क्यों नहीं दिया? कार के पास पहुंचते पहुंचते बिल बुदबुदाया। शांति रखो, इस समय भिड़ना ठीक नहीं था, वो वक्त भी आएगा, तुम अपनी इच्छा पूरी कर लेना। मैंने धकिया कर उसे कार में चढ़ाया और ड्राइविंग सीट पर बैठते बैठते गाड़ी स्टार्ट कर दी। वाटरफ्रंट से निकलते ही बिल ने पूछा, अब कहाँ चलना है? अब हम लोग घर चलते हैं, मैंने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा। मुझे उम्मीद है कि एंजेला या हैंक दोनों को जब यह मालूम हो गया है कि टेरी को $1,00,000 की रकम मिलने वाली है तो जरूर इनमें से कोई ना कोई टेरी को बताएगा, और टेरी हमारे हाथ में एक बार आ गया तो हम इस केस की असली तह तक आराम से पहुंच जाएंगे। मान लो ये लोग वास्तव में नहीं जानते हैं कि टेरी कहाँ है, मुझे विश्वास है कि वो जानते हैं। देख लेना, टेरी अब बाहर आएगा। तभी बिल का घर आ पहुंचा। मैं यहीं उतर जाता हूँ, बिल बोला। मैंने गाड़ी रोक दी और बिल को छोड़ते हुए बोला, कल ऑफिस में सवेरे 9 बजे मुलाकात होगी। ओके, बिल ने कहा। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और तेज गति से बेलव्यू होटल की ओर चल दिया। जैसे ही मैं लॉबी पार करके सूजी की डेस्क की ओर बढ़ा, वो मुझे देखकर प्यार से मुस्कुराई। डार्लिंग, मैं बोला, क्या आज रात तुम थोड़ा समय निकाल सकती हो? उसने सिर हिलाया। आज रात तो बहुत मुश्किल है डर्क, मैं 3 बजे से पहले होटल से नहीं निपट पाऊंगी। थोड़ा सब्र से काम लो। बुधवार की रात को उसी समय 2 मोटे मोटे आदमी रिसेप्शन डेस्क पर आ पहुंचे। सूजी ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और घर की ओर चल दिया। अगले दिन सुबह 9:30 बजे थे। मैं और बिल अपनी अपनी सीटों पर बैठे थे। अचानक फोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाया। मैं वेलिस बोल रहा हूं। मैं हैंक। उधर की आवाज सुनते ही मैंने बिल को पास आने का इशारा किया और रिसीवर थोड़ा हटाकर फुसफुसाया, हैंक स्मैटली, और फिर उसके संपर्क में आ गया। बिल उत्सुकता से पास आ गया था। कोई खबर? मैंने हैंक से कहा। कुछ देर वो चुप रहा, फिर आवाज आई, अच्छा ये बताओ उसे रकम लेने कहां आना है? क्या टेरी मिल गया? मैंने पूछा। हैंक बोला, तो मैं अभी बैंक से संपर्क करता हूं,
बैंक के जनरल मैनेजर से मिलकर टाइम फिक्स कराता हूँ, कागज तैयार कराता हूँ जिन पर टैरी को दस्तखत करने हैं, और तब आपको फोन करूंगा। और मैंने फोन रख दिया। जरूर ये कोई चाल है, बिल बोला। हो सकता है, मैंने कहा। अच्छा बिल, तुम तुरंत डेड एंड क्लब के मालिक हैरी रिच के पास जाओ। तुम उसे राजी करो कि वो निश्चित समय पर बैंक पहुंचकर टैरी को पहचानने में मदद करे। वो जरूर तैयार हो जाएगा। मैं तब तक एक्लैंड से मिलकर बैंक में इंतजाम करता हूँ। 20 मिनट बाद ही मैं एक्लैंड के ऑफिस पहुंच गया। उसने कुर्सी छोड़ते हुए अपनी विशेष मुस्कान के साथ मुझसे हाथ मिलाया। क्या प्रोग्रेस है मिस्टर वेलिस? उसने बैठते बैठते कहा। मेरा ख्याल है आपके बैंक में मिस्टर टेरेस थॉर्सन के नाम पर एक वृद्ध महिला मिसेस एंगस द्वारा छोड़े गए $1,00,000 हैं। एक्लैंड ने चौंक कर मेरी ओर देखा। बिल्कुल है, पर यह मामला तो मिस एंगस के वकील मिस्टर लीविस के हाथ में है। जब तक मिस्टर लीविस उस रकम के असली अधिकारी मिस्टर टैरी जिगलर को बैंक में लाकर शिनाख्त नहीं करा देते, तब तक ये रकम बैंक से बाहर नहीं जा सकती। लेकिन आप जिस केस को लेकर चल रहे हैं उसमें ये टैरी का मामला कहां से आ गया? मुझे यकीन है मिस्टर एक्लैंड की टैरी हमें विशेष मदद कर सकता है। ये बहुत दिनों से गायब था, लेकिन लगता है उसके दोस्तों ने मोटी रकम के लालच में उसे ढूंढ निकाला है, और उसे भी रकम की बात सुनकर बाहर आना ही था। अजीब बात है, एक्लैंड के मुंह से निकला। क्यों, आपने कभी टैरी थॉर्सन को देखा है? मैंने एक्लैंड से पूछा। नहीं, मैंने उसे कभी नहीं देखा। इसका मतलब है जो आदमी बैंक से $1,00,000 निकालने आएगा उसे आप पहचान तक नहीं पाएंगे। एक्लैंड अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। तुम्हारा मतलब कोई और आदमी आ सकता है? $1,00,000 कोई मामूली रकम तो नहीं होती। तो हमें शिनाख्त करनी पड़ेगी। मेरा ख्याल है मिस्टर एक्लैंड, शिनाख्त के लिए मिस एंजेला थॉर्सन को बुलाया जाए। उसके चेहरे पर एक चमक आ गई। यह तुमने ठीक सोचा मिस्टर वेलिस। क्या आज शाम को ही इसकी व्यवस्था करें? ठीक है। उसने अपनी अपॉइंटमेंट बुक निकालकर उस पर कुछ नोट किया और बोला, आज शाम 3 बजे। क्या आप मिस थॉर्सन को फोन पर सूचना देकर 3 बजे आने को राजी कर लेंगे? क्यों नहीं? थॉर्सन परिवार के हित में जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ, आधी रात तैयार हूँ। मैं अभी कोशिश करता हूँ। उन्होंने एक बटन दबाया और फोन पर मिस कर्च को एंजेला का नंबर लगाने को कहा। कोई 5 मिनट तक हमें इंतजार करना पड़ा। इस बीच मिस्टर एक्लैंड अपनी गैस के कागज ठीक करने में लगे रहे और मैं एक सिगरेट सुलगाकर कश लेता रहा। तभी मिस कर्च ने लाइन दी। हेलो, मैं एक्लैंड बोल रहा हूँ, पैसिफिक एंड नेशनल बैंक से। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? फिर वो सुनते रहे और हाँ हूं करके सिर हिलाते रहे। फिर बोले, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हें जानकारी है या नहीं, तुम्हारे भाई टेरेस के नाम एक महिला ने हमारे बैंक में $1,00,000 छोड़े हैं। फिर वो उसी तरह सिर हिला हिलाकर कुछ सुनने लगे। फिर बोले, वो तो मैं समझता हूँ। तुमने बहुत दिनों से अपने भाई को नहीं देखा, अब तुम्हें उससे मिलकर खुशी होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करूं कि तुम आज साढ़े 3 बजे मेरे बैंक पहुंच रही हो। और उन्होंने फोन रख दिया। फिर मेरी ओर देखकर बोले, वो ठीक समय पर पहुंच जाएगी। कहती है अपने भाई से मिलकर तो उसे बड़ी खुशी होगी। मैंने सुना और मुझे इस बात से बड़ा दुख हुआ कि एक्लैंड एंजेला को बिल्कुल भी नहीं समझ पाए थे। अच्छा, मैं उठ खड़ा हुआ। तो फिर आज दोपहर बाद 3 बजे मिलते हैं। फाइन, मिस्टर एक्लैंड ने उठते हुए हाथ मिलाया। अपने ऑफिस पहुंचकर मैंने हैंक को फोन करके कह दिया कि वो टैरी को 3 बजे बैंक भेज दे। कोई 2:45 बजे मैं बैंक पहुंच गया। मिस कर्च मुझे देखते ही बोली, मिस्टर एक्लैंड अभी व्यस्त हैं। ओके, मैं बोला, उन्हें मेरे आने की सूचना दे देना। मैं एक आराम कुर्सी में धंस गया और देर तक बैंक में लोगों को रुपया जमा करते और निकालते देखता रहा। आज दोपहर लंच के समय बिल ने मुझे बताया था कि हैरी रिच के अलावा टैरी की एक प्रेमिका मिस लिजा मैंचिनी, जो हैरी की रिसेप्शनिस्ट है, भी उससे मिलने को उत्सुक है। मैंने 3:20 पर बिल को इन दोनों के साथ बैंक के बाहर ठहरने को कह दिया था। कोई 10 मिनट बाद मिस कर्च ने बताया कि मिस्टर एक्लैंड अब फ्री हैं। मैं उठा और एक्लैंड के ऑफिस की ओर बढ़ गया। उन्होंने उसी शांत मुस्कान के साथ हाथ मिलाकर मेरा स्वागत किया। मैं कुर्सी पर बैठ गया और सिगरेट लगा ली। ठीक 3 बजे फोन की घंटी बजी। एक्लैंड ने रिसीवर उठा लिया। मिस कर्च की आवाज साफ सुनाई पड़ी। मिस्टर टैरी थॉर्सन आ गए हैं, उन्हें फौरन अंदर भेज दो, एक्लैंड ने कहा और मेरी ओर देखकर मुस्कुराए। बड़ी सुंदर मुलाकात होगी। मैं कुछ कहता कि दरवाजा खुला। कोई 25 वर्ष की उम्र का एक लड़का अंदर आया था। सफेद शर्ट, काली पैंट, मैक्सिकन बूट, कंधों तक लटके काले बाल, पतला शरीर और चूहे जैसा चिपका सा चेहरा, छोटी छोटी संदेह भरी आंखें।
एक्लैंड उसकी ओर देखते हुए उठ खड़े हुए। मिस्टर थॉर्सन? जी। वो लड़का मुस्कुराया, फिर मेरी ओर देखकर बोला, ये साहब कौन है? मेरा नाम वेलिस है, मैंने कहा। मैं मिस एंगस के वकील मिस्टर सॉली लिविस के साथ आपके लिए काम कर रहा हूं। अच्छा ठीक है, मुझे जरा जल्दी है, पैसे निकलवाने का इंतजाम करिए। एक्लैंड चौंके। ठीक है मिस्टर थॉर्सन, बैठो, मैं अभी तुम्हारी शिनाख्त कराता हूं, फिर तुम्हें पैसा दिया जाएगा। शिनाख्त? क्या मतलब? वो चौंका। तभी फिर फोन की घंटी बजी। मिस थॉर्सन, कर्च ने बताया था। तुम्हारी बहन आ गई मिस्टर थॉर्सन। एक्लैंड बोले, मुझे विश्वास है उनसे मिलकर तुम्हें खुशी होगी। दरवाजा खुला। प्यारी सी शर्ट, नीली जीन्स, मैक्सिकन हैट और बड़ा धूप का चश्मा पहले एंजेला ने प्रवेश किया। वो थोड़ी रुकी और सीधी उस लड़के की ओर बढ़ी। टेरी! वो लगभग चीखी। तुम आ गए टेरी, कितने दिन से तुम्हें देखा तक नहीं। वो लड़का बोला, पहले मैं अपनी रकम निकाल लूं, फिर हम दोनों बात करेंगे। उसने सिर हिलाया। ठीक है टेरी। वो एक्लैंड की ओर बढ़ी। यही है मेरा भाई टेरी थॉर्सन, अब आप जल्दी से इसकी रकम निकलवा दीजिए, मैं उससे बहुत सी बातें करना चाहती हूँ। ठीक है मिस थॉर्सन, तुम शिनाख्त करती हो? एक्लैंड ने कहा। अभी अभी तो मैंने आपसे यही कहा है, वो तीखी आवाज में बोली। आप काम निपटाइए, मुझे अपने भाई से ढेरों बातें करनी है। चहक कर एक्लैंड ने कागज आगे बढ़ा दिए। तुम इन कागजों पर दस्तखत करो, मैं रकम निकलवाने का इंतजाम करता हूँ। तुम ये रकम कैश लोगे या चेक में? कैश। उस लड़के ने झटके से कागज और पेन एक्लैंड के हाथों से लेते हुए कहा। अब वो दस्तखत करने लगा तो मैं चुपके से बाहर निकल गया। मैंने देखा हैरी रिच और लिजा मैंचनी के साथ बिल बाहर खड़ा था। मिस्टर रिच प्लीज, मैं पास पहुंचते हुए बोला, तुम जल्दी से मेरे पीछे आओ और बिल तुम मैंचनी के साथ अभी यहीं रहना, कहकर मैं तेजी से ऑफिस की ओर लपका। हैरी रिच मेरे पीछे था। ये सज्जन कौन है? एक्लैंड ने आश्चर्य से मुझसे पूछा। ये मिस्टर हैरी रिच हैं, ये एक नाइट क्लब चलाते हैं। मिस्टर थॉर्सन टेरी जिगलर नाम से इनके क्लब में पियानो बजाने का काम करता था। मैंने सोचा क्यों ना इनसे भी टेरी की शिनाख्त करा ली जाए, लेकिन मिस थॉर्सन जब शिनाख्त कर ही चुकी हैं तो, एक्लैंड ने कहा। तभी मैं रिच की ओर मुड़ा। क्या तुम पहचानते हो? यही मिस्टर टेरी जिगलर हैं? रिच ने कठोर निगाहों से उस लंबे बालों वाले युवक को घूरा और फिर सिर हिलाते हुए बोला, इस आदमी के कपड़े तो टेरी जैसे ही हैं, लेकिन ये टेरी नहीं है। पता नहीं ये आदमी कौन है, लेकिन मैं इतना निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि ये टेरी नहीं है। आप अच्छी तरह देख लीजिए। ओ भाई, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती हैं। टेरी ने मेरे यहां महीनों काम किया है, हर सप्ताह मैं उसके हाथ में ही वेतन पकड़ाता था। पता नहीं आप क्यों मेरा वक्त खराब कर रहे हैं मिस्टर वेलिस। और रिच चला गया। एक्लैंड अपनी कुर्सी में बैठे परेशान थे। मैं झट बाहर निकला और मैंने बिल को इशारा किया। मिस मैंचनी तुरंत अंदर आ गई। आप हैं मिस मैंचनी, मैंने परिचय कराया। ये टेरी जिगलर के साथ काफी दिनों तक रही हैं। फिर मैं लिजा की ओर मुड़ा जो बड़ी उत्सुकता से टेरी को देखने के लिए उस युवक की ओर बढ़ी थी और उसे अजीब सी निगाहों से देखती रह गई थी। मिस मैंचनी, मैं बोला, क्या ये आदमी टेरी जिगलर है? मिस मैंचनी नाक भौं सिकोड़ती बोली, ये आदमी? क्या तुम समझते हो मैं टेरी को पहचान नहीं सकती? तो ये टेरी जिगलर नहीं है। नहीं, इस मनहूस के साथ शादी करूंगी? उसकी आवाज कांप गई। वो रुआंसी हो आई। हे ईश्वर, मैंने तो सोचा था कि मैं टेरी को दोबारा पालूंगी, पर वो तो कोई और निकला। वो बुरी तरह चीखी। बिल उसके बराबर में आ गया था। वो उसकी बाह पकड़कर उसे बाहर ले गया। अब ऑफिस में खामोशी छा गई। मैंने उस आदमी पर नजर डाली जो अपने आप को टेरी जिगलर बता रहा था। उसके चेहरे से पसीना चू रहा था, उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। मैंने एंजेला थॉर्सन की ओर देखा। वो अपना धूप का चश्मा आंखों पर चढ़ाए खामोश खड़ी थी। फिर मैंने एक नजर एक्लैंड पर डाली तो वो ऐसे बैठे थे जैसे किसी ने उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी हो। तभी यकायक एंजेला एक्लैंड की डेस्क की ओर बढ़ी और उनके ऊपर तनती हुई चीखी, मिस्टर एक्लैंड, मैं अपने भाई को अच्छी तरह पहचानती हूँ। क्या आप इन सस्ते लोगों के कहने से मुझे झूठा साबित करना चाहते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं मिस थॉर्सन, एक्लैंड बोले, पर कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। कोई गड़बड़ नहीं मिस्टर एक्लैंड, एंजेला बोली। ये दोनों आदमी नहीं चाहते कि टेरी को उसकी रकम मिले, इसीलिए ये झूठ बोल रहे हैं। आप मेरे भाई को उसकी रकम दे दीजिए। मिस थॉर्सन, मैंने सख्त शब्दों में कहा, मिस्टर एक्लैंड मेरी मर्जी के खिलाफ कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं रखते। मैं मिस एंगस के वकील मिस्टर लिविस की ओर से यहाँ उपस्थित हूँ। आप कहती हैं ये आपका भाई है। दो अन्य व्यक्तियों ने अभी अभी कहा कि ये कोई 420 है। क्योंकि मैं आपके तर्क से संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए मिस्टर एक्लैंड
कोई निर्णय नहीं कर सकते। वो मुड़ी। मेरे मन में आया कि उसके चेहरे को ढक ले रहे चश्मे को उसकी आंखों पर से नोच लूं, पर मैं रुक गया। चश्मे के लेंस के अंदर से चमकती उसकी आंखें और शरीर की कंपकपाहट बता रही थी कि वो कितने गुस्से में थी। मैं कहती हूं मेरे भाई को उसकी रकम दी जाए, उसने पूरा जोर लगाकर कहा, लेकिन आवाज धीमी ही निकल पाई। कोई बात नहीं। मैं बोला, सड़क के उस पार ही एडन क्लब है, हम सब लोग वहीं चलते हैं। अगर ये आदमी तुम्हारा भाई जिगलर है तो वहां चलकर सबके सामने पियानो बजाकर दिखाए। यकायक अपने आप को टेरी कहने वाला वो व्यक्ति उठा और चीखा, मैंने उस मूर्ख को पहले ही कहा था कि ये चालाकी नहीं चलेगी। फिर वो एंजेला पर चीखा, तुम मूर्ख नीच लड़के, अब देख लिया ना। और मेरे बराबर से होता हुआ वो ऑफिस से बाहर भाग गया। ठीक है मिस्टर एक्लैंड, मैं बोला, ये तो फ्रॉड निकला। मुझे अफसोस है कि मेरे कारण आप परेशान हुए। फिर मैं एंजेला की ओर मुड़ा जो जड़वट खड़ी थी। कोशिश तो तुमने बहुत की, लेकिन चूक गई। वो मेरी ओर मुड़कर बोली, मैं तुम्हें इसका मजा चखा दूंगी। उसकी आवाज में बदले की आग की कर्कशता थी। अभी तुम बच्ची हो मिस थॉर्सन, मैंने शांति से कहा। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। और मैं ऑफिस से बाहर निकल गया। बाहर मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन बिल नहीं मिला। हार कर मैंने कार स्टार्ट की और ऑफिस की ओर चल पड़ा। मैं ऑफिस पहुंचा, बिल वहां भी नहीं था। मैंने फोन पर मिस एंगस के वकील सॉली लिविस से संपर्क किया। घंटी बजते ही उसने इतनी फुर्ती से फोन उठाया जैसे किसी बड़ी पार्टी का फोन हो। वकील सॉली लिविस, उसने दृढ़ आवाज में कहा, मैं वेलिस बोल रहा हूं एक में एजेंसी से। ओह। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ मिस्टर वेलिस। व्यस्त हो क्या? नहीं, इस समय तो व्यस्त नहीं हूं, बोलो। तो फिर जरा ध्यान से सुनो। और फिर मैंने उसे बैंक के ऑफिस में घटी पूरी घटना सुना दी। उसने बड़े ध्यान से सुना। अंत में मैंने कहा, ऐसा लगता है कि मिस एंगस की यह रकम जिन लोगों को हमने पहचान लिया था उन्हें अपनी ओर खींच रही है। समझ में नहीं आता। वो बोला, जब मिस थॉर्सन ने अपने भाई को पहचान लिया था, क्या आपने कभी टेरी थॉर्सन को देखा है? मैं झुंझलाकर बीच में ही बोल पड़ा, नहीं तो। देखिए, यह मामला गंभीर है, इसलिए मैंने मिस्टर एक्लैंड को बोल दिया है कि जब तक कोई व्यक्ति अपने आप को मिस्टर थॉर्सन साबित न कर दे, आप ये रकम नहीं निकलने देंगे। लेकिन ये रकम तो मिस्टर टेरी जिगलर के लिए है। मिस्टर लिविस, मैं और तेज आवाज में बोला, थॉर्सन और जिगलर एक ही व्यक्ति हैं। मैं पूरी तरह खोजबीन कर चुका हूं। आप ये किस आधार पर कह सकते हैं कि थॉर्सन और जिगलर एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं? लिविस ने पूछा। तब मैंने उसे समझाया कि मिस्टर टेरिस थॉर्सन ने घर छोड़ने के बाद नौकरी करने के लिए अपना नाम टेरी जिगलर रख लिया था। वो डेड क्लब में पियानो बजाया करता था। अच्छा, तो ये बात है। लिविस ने संतोष की सांस ली। जी, अब मैं एक बात और जानना चाहूंगा। मान लो जिगलर नहीं मिलता, खोज करने पर पता लगता है कि वो मर चुका है, तो रकम किसे मिलेगी? पहले तो यही समस्या है कि जब तक सिद्ध नहीं हो जाता कि जिगलर थॉर्सन ही था, तब तक ये रकम किसी को नहीं मिल सकती। ये सिद्ध होने पर थॉर्सन के सबसे नजदीकी रिश्तेदार को रकम दी जा सकती है। मान लो उसकी माँ और बहन है, तो उन दोनों में से कौन उसका अधिकारी होगा? माँ। ओके मिस्टर लिविस, मैंने कहा, यदि आप स्वयं मिस्टर एक्लैंड को यह कह दें कि वो आपको संतुष्ट किए बिना किसी को रकम न दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं अभी मिस्टर एक्लैंड को फोन पर कहता हूं। ठीक, मैं बाद में आपसे मिलूंगा। और मैंने फोन काट दिया। शाम के 4:15 बज रहे थे, लेकिन बिल अभी तक नहीं लौटा था। मेरा मन चिंतित होने लगा था। अपने टाइपराइटर से कागज निकालते हुए मैं बोला, तुम कहां चले गए थे? मैं तो सोच रहा था कि तुम मारे गए। पहले मुझे एक ड्रिंक दो, बिल हांफते हुए बोला। इस समय 6:40 हुए थे। मैंने बोतल निकालकर 2 पैग बनाए, उसमें बर्फ मिलाकर एक पैग बिल की ओर बढ़ा दिया। क्या हुआ? जब वो व्यक्ति जो टेरी जिगलर बनकर आया था बैंक के ऑफिस से निकलकर अपनी होंडा मोटरसाइकिल पर भागा, तो मैंने उसका पीछा किया। वो वाटर फ्रंट की ओर गया था, लेकिन बाद में ऑयस्टर एली की ओर चला गया। वहां ऊंचाई पर 3 ब्लॉक हैं। वहां पहुंचकर उसने अपनी मोटरसाइकिल रोक दी थी। मैंने अपनी कार पार्क की और ऊपर एली पर पहुंचा, लेकिन वहां उस व्यक्ति का कोई चिन्ह नहीं मिला। उसकी गाड़ी बाहर खड़ी थी। मैंने उसका नंबर नोट किया। फिर मैं आकर रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंचा। वहां से पता लगा कि उस व्यक्ति का नाम लियो जेरेंडो है। वो ऑयस्टर एली के 103 नंबर फ्लैट में रहता है। बिल रुका और अपना बैग लेने के बाद कहने लगा, फिर मैं वहां से थाने में पहुंचा। मैंने मिस्टर जो बिगलर से जेरेंडो के बारे में पूछताछ की।
उसने बताया कि पुलिस के रिकॉर्ड में जेरेंडो का कोई नाम नहीं है, फिर भी पुलिस की उस पर निगाह है क्योंकि उसका पिता माफिया गैंग से संबंधित था। जब जेरेंडो मुश्किल से 15 वर्ष का ही था, उसका पिता मारा गया। जेरेंडो ने अपनी माता पिता की देखभाल के लिए वाटर फ्रंट में रहकर मजदूरी की, फिर उसकी मां भी मर गई। पुलिस को जेरेंडो की गतिविधियों पर शक तो है, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं जुटा पाई है। मैं भी वाटर फ्रंट पर चला गया। वहां मैंने कई लोगों से बातचीत करके पता लगाया। वहां कोई भी ये नहीं बता पाया कि जेरेंडो वास्तव में करता क्या है। बस यही मुझे अब तक मालूम हुआ है, कहकर बिल ने अपना ड्रिंक खत्म किया। तुमने तो बहुत काम कर डाला मिस्टर बिल। अब मैं एल बर्नी से मिलकर इस व्यक्ति के बारे में और अधिक जानकारी इकट्ठी करूंगा। तभी इंटरकॉम बज उठा। मैंने बटन दबाकर रिसीवर उठाया। डर्क, ग्लेंडा ने कहा, जल्दी से थॉर्सन की फाइल लेकर मेरे पास पहुंचो। और कनेक्शन कट गया। बिल और मैंने एक दूसरे को देखा। अब क्या मुसीबत आ गई, मैंने फाइल उठाते हुए कहा। मैं फाइल लेकर ग्लेंडा के ऑफिस पहुंचा और फाइल उसकी मेज पर रख दी। कर्नल पर्नेल कल सवेरे लौट रहे हैं, ग्लेंडा ने कहा। वो ये फाइल देखना चाहते हैं। उसने फाइल को उठाया और बोली, अब ये फाइल तो समझ लो बंद हो गई। मिसेस थॉर्सन का फोन आया था कि वो केस को और अधिक आगे नहीं ले जाना चाहती। कहती हैं हमारे चार्जेस अधिक हैं, इसलिए मिस्टर वेलिस इस केस को तो अब तुम भूल ही जाओ। मैंने चौंक कर ग्लेंडा के चेहरे पर देखा। तो इसका मतलब यह है कि हमारे सब करे धरे पर पानी फिर गया? ग्लेंडा मुस्कुराई। नहीं, तुमने इस केस पर बड़ी बुद्धिमानी से काम किया है। तुमने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया। अच्छा तो फिर बताइए अब क्या करना है? मैंने कहा। अब ये कर्नल तय करेंगे, तुम कल उन्हें मिलो। मैं अपने ऑफिस लौट आया और बिल को पूरा किस्सा सुना दिया। ये तो बड़ा बुरा हुआ। बिल बुदबुदाया। कोई बात नहीं, कल कर्नल आ रहे हैं, वो हमें कोई दूसरा काम सौंपने वाले हैं। मैंने घड़ी देखी, 7:20 होने को थे। चलो अब खाना खाएं। बिल के चेहरे पर एक चमक सी आ गई। चलिए। तभी फोन की घंटी बजी। मैंने झपट कर रिसीवर उठाया, लेकिन उस वक्त मुझे क्या पता था कि यह फोन मेरी जिंदगी के सबसे घातक विनाश की सूचना देने वाला है। डर्क वेलिस, आप कौन बोल रहे हैं? ओ डर्क, एक स्त्री की आवाज थी। मैं बैरी स्टोवल बोल रही हूं। बैरी स्टोवल सूजी के होटल में रिसेप्शनिस्ट थी। वो सूजी की अंतरंग सहेली भी थी। बोलो बैरी, क्या बात है? मैं घबरा गया। मुझे लगा वो सिसकने लगी थी। बताओ ना बैरी, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? ओह डर्क, बैरी बोली, मैं तुम्हें ये सब कैसे कहूं? और वो रो पड़ी। मेरे चेहरे पर पसीने की बूंदें झलक आई। क्या तुम सूजी के बारे में कुछ कहना चाहती हो? हाँ डर्क, सूजी अब नहीं रही। क्या? मैं चीखा। ये तुम क्या कह रही हो? नहीं, ये नहीं हो सकता। पर यह सच है डर्क, सूजी हमें हमेशा के लिए छोड़ गई। मैं पत्थर की तरह सुन्न हो गया। बैरी अब भी सिसक रही थी और ये सिसकियां गलत नहीं हो सकती थीं। सूजी मर गई। वो सूजी जिसे मैंने समूचे मन से प्यार किया था और उससे शादी करने जा रहा था। वो सूजी जिसने मुझे अपना सब कुछ अर्पण कर दिया था। वो सूजी मर गई। मैं बुरी तरह टूट गया था। ये सब कैसे हुआ? मैं चीखा। मैं कुछ नहीं कह सकती। पुलिस ही जानती है कि सूजी की मौत कैसे हुई। और सिसकते हुए उसने फोन बंद कर दिया। मैंने दोनों हाथों से आंखें बंद कर ली। तभी बिल की आवाज मेरे कानों में पड़ी। ये तो बड़ा बुरा हुआ डर्क। दुख से मेरा तो कलेजा फटा जा रहा है। और वो मुझे अकेला छोड़कर उठ गया। उसने अच्छा किया। उसके जाते ही मैं फपक कर रो पड़ा। सूजी जो मेरी जिंदगी बन चुकी थी, क्या हुआ मेरी सूजी को? किसने उसे मौत के मुंह में पहुंचाया? मैं अब क्या करूंगा? कोई 10 मिनट बाद मैंने अपने आप को संभाला। सूजी की मौत कैसे हुई? अब ये प्रश्न दिमाग में हथौड़े जैसा बज रहा था। मैंने पुलिस हेडक्वार्टर से संपर्क किया। जो बिगलर लाइन पर आया। जी, मैं डर्क वेलिस बोल रहा हूं। क्या बात है डर्क? सूजी लोंग। मैं बोला, आप पता लगाकर बताइए सूजी को क्या हुआ? मेरी आवाज में थरथराहट थी। सूजी? तुम्हारे उससे क्या संबंध है? जी, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। हम दोनों जल्दी ही शादी करने वाले थे। ओह गॉड, मुझे सुनकर बड़ा दुख हुआ। क्यों? बताओ ना, हुआ क्या है? बात यह है मिस्टर वेलिस, बिगलर बोला। आज सवेरे जब मिस सूजी लोंग होटल जाने के लिए घर से निकली थी तो एक कार उनके बराबर में रुकी। उसमें बैठे एक आदमी ने उनसे वेस्टबरी ड्राइव जाने का रास्ता पूछा।
उसी समय दो बूढ़ी औरतें वहां से गुजरी। उन्होंने ये बात सुनी थी। उस आदमी की रिक्वेस्ट पर मिस लॉन्ग कार के पास पहुंची और उन्हें गाइड करने लगी। उसी समय कार के अंदर से किसी ने तेजाब फेंका जो सीधा उनके चेहरे पर पड़ा। तभी कार तेजी से भाग गई। मिस लॉन्ग दोनों हाथों में अपना चेहरा ढके बदहवा सी सड़क पर दौड़ी और तभी एक ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। ओह, मैं दुख से कराह उठा। धैर्य रखो मिस्टर वेलिस, मैं जानता हूं इस समय तुम पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन दोस्त दिल को कड़ा करो। फिर कुछ रुककर बोला, पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बूढ़ी औरतों के बयानों से सिर्फ इतना ही पता लग सका है कि कार का ड्राइवर कोई काला नीग्रो था। पुलिस तेज एक्शन ले रही है। उम्मीद है जल्दी ही पुलिस मामले की तह तक पहुंच जाएगी। सूजी की लाश इस समय कहां है? शहर के अस्पताल में। फिर थोड़ा रुककर बिगलर बोला, एक बात कहूं वेलिस, पुलिस ने सूजी के पिता को खबर कर दी है। वो अंतिम क्रिया के लिए शीघ्र ही हवाई जहाज से पहुंच रहे हैं। मिस स्टोवल और होटल के मैनेजर बहुत सहयोग दे रहे हैं। मेरी मानो, तुम सूजी को देखने मत आना। तेजाब ने उसका खूबसूरत चेहरा भयावना कर दिया था और ट्रक ने तो उसके सारे शरीर के चीथड़े ही उड़ा दिए। तुम ये सब नहीं देख सकोगे दोस्त, तुम्हारा दिल फट जाएगा। वेलिस प्लीज। थैंक्स जो, कहकर मैंने रिसीवर रख दिया। फिर सोचने लगा, जो ठीक कहता है। अपने दिल में सूजी की खूबसूरत सूरत बसाए और उसकी यादों को संभाल कर रखकर ही मैं जी सकूंगा। मैं कुर्सी से टिक गया, एक सिगरेट सुलगाई और सोचने लगा। जो ने कहा था ड्राइवर नीग्रो था। मेरे दिल में बदले की आग भड़क उठी। मैंने झटपट दराज लॉक की और नीचे उतरने के लिए लिफ्ट के पास आ गया। मैं अपने फ्लैट पर पहुंचा। दरवाजे के सामने पहुंचते ही एक कागज पर मेरी निगाह पड़ी जो बंद दरवाजे पर चिपका था। इस पर लिखा था, तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी पर तुम नहीं माने। रात में ही मैंने कार स्टार्ट की और वाटरफ्रंट जा पहुंचा। इस समय चंद्रमा धीरे धीरे नीले आसमान में ऊपर चढ़ रहा था। मुझे याद आया, मैंने सूजी के साथ घर बसाने के लिए बैंक में अब तक $12,000 इकट्ठे किए, लेकिन जब सूजी ही नहीं रही तो घर भी नहीं रहा। बदले की आग मेरे अंदर भट्टी की तरह दहक रही थी। मैंने कार एक और पार्क की और भीड़ भरे वाटरफ्रंट पर आगे बढ़ा। मछली पकड़ने की नावों पर टूरिस्ट घूम रहे थे। इस समय रात के 9:30 बजे थे। हवा गर्म थी और उमस से भरी थी, परंतु वर्षा होने की कोई संभावना नहीं थी। मैं नेपच्यून टेवलिन पहुंचा। कुछ मछुआरे खाना खा रहे थे। कोने वाली अपनी सीट पर एल बर्नी खाने पर डटा था। उसकी मेज पर बियर की एक बोतल रखी थी। जैसे ही मैं उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठा, मुझे देखते ही उसने खाना छोड़ दिया। उसका चेहरा एकदम दुख के भावों से भर गया। मैं मन ही मन तुम्हारे बारे में सोच रहा था। वो बोला, मुझे बड़ा दुख है मिस्टर वेलिस, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। मैंने अपनी नजरें एल बर्नी के चेहरे पर गड़ा दी। अब तो वो खबर सारे में फैल गई है। बर्नी बोला, बेचारी सूजी, तेजाब ने उसकी जान ले ली। सच में बहुत दुखी हूं। मैं तुम्हारे लिए क्या करूं वेलिस, कुछ समझ नहीं आता। कैसे तुम्हारा दुख बांटूं। फिर वो आग्रह करने लगा, अच्छा तुम 1-2 सैंडविच खा लो, कुछ खा लो वेलिस। तभी सैम एक बड़ा सा बीफ सैंडविच प्लेट में रखकर ले आया और आधा भरा विस्की का गिलास लाकर उसने मेरे सामने मेज पर रख दिया। तुम्हें मेरी कसम है मिस्टर वेलिस, मेरी खुशी के लिए थोड़ा सा खाओ। और वो चला गया। बर्नी ने अपने मुंह में 1-2 टुकड़े डाले और फिर जब देखा कि मैं नहीं खा रहा हूं तो फिर आग्रह करने लगा, ऐसे कब तक चलेगा वेलिस, कुछ खाओ प्लीज। बिना खाए आदमी कुछ नहीं कर सकता। बहुत कहने पर मैंने थोड़ा सा सैंडविच खाया और पैग उठाकर गले में उड़ेल लिया। फिर सिगरेट सुलगाई और दर्द और चुभन से बेहाल होते हुए कुर्सी की बैक से लग गया। बर्नी बोला, तुम हुक्म करो वेलिस, मैं आधी रात को तुम्हारी सेवा में हाजिर हूं। एल, मैं आवेश को दबाते हुए बोला, मैं उन नीच गुंडों को सबक सिखलाकर दम लूंगा जिन्होंने निर्दोष सूजी पर तेजाब फेंककर उसे मौत के मुंह में धकेला। लेकिन मुझे कुछ जानकारी चाहिए। बर्नी ने स्वीकृति में सिर हिलाया। तुम पूछो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या तुम लियो जेरेंडो के बारे में कुछ बता सकते हो? बर्नी का चेहरा सख्त हो गया। उसकी छोटी छोटी आंखें फैल गईं।